हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर हमारी ये मुहिम जारी है। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग आए हैं सेकंड सेशन लेके मैडम के साथ। डॉक्टर मैं हूँ डॉक्टर रजत और मैडम है डॉक्टर सपना। हम दोनों प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमने जाना ब्रेस्ट फीडिंग में होने वाली कुछ कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स एंड फिक्शंस। अभी दूसरे आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सपना, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, अगर कोई माँ का बच्चा एनआईसीयू में है, कांच की पेटी में, जी और उसको दूध आ रहा है, तो वो क्या करे? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर प्रीटर्म बच्चे हैं, कई बार वो एनआईसी में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वहीं से नियोनेटोलॉजिस्ट ही बोलते हैं, वो बटन भी देते हैं कि आप एक्सप्रेस करके बच्चे को लिए दूध पे भेजिए। या फिर अगर बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स अगर वेल डेवलप्ड है, तो उस केस में माँ एनआईसीयू में जा सकती है। वहाँ पे पास में रूम्स होते हैं जहाँ पे वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। एक्सप्रेस के बारे में कुछ बताएं। कैसे करेंगे पेशेंट अपना खुद एक्सप्रेस? एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को अगर एक्सप्रेस करना है मतलब बच्चा आपकी छाती से अटैच नहीं है, वो आपसे दूध नहीं पी रहा है, आप उसको निकाल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है कि हम नेचुरल प्रोसेस फॉलो करें। नेचुरल प्रोसेस में जैसे हमारे पास कटोरी होती है, छोटा सा वाटकी होती है, और उसमें हम ब्रेस्ट दबा के एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर माँ को दूध एकदम फुल अच्छे से भरा हुआ है तो वो आराम से कटोरी में आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ माँ को दूध अच्छे से भरा हुआ नहीं है या ज्यादा एंगोजमेंट हो रहा है, तो कभी कभी ब्रेस्ट पंप का भी यूज करा जाता है। लेकिन उस केस में हमको स्टेरिलाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल तकलीफें होती हैं, कुछ लड़कियों को, कुछ फीमेल्स को इन्वर्टेड निपल होता है, निपल पतला होता है, फ्लैट होता है, या अंदर की साइड को जी होता है। जी। तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग आसान रहती है, मुश्किल रहती है, क्या करना है उस केस में? ब्रेस्ट फीडिंग उन केसेस में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन हम लोग ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस हम लोग 7th और 8th मंथ से ही प्रेगनेंसी के लिए जब वो चेकअप्स के लिए आते हैं, तो उस समय हम निपल्स को चेक करना शुरू कर देते हैं कि हाउ आर देयर निपल्स। और हम अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट भी करते हैं कि भाई इनके निपल्स इन्वर्टेड है, ताकि हमको पहले से ही पता रहे कि डिलीवरी के बाद हमको ध्यान रखना है उस चीज के लिए। जब पेशेंट 2 दिन हॉस्पिटल में होता है, उस समय हम लोग उनको निपल खींच के देखते हैं कि निपल कितनी बाहर आ रही है। थोड़ा सा कोई भी तेल वगैरह लगा के खींच सकते हैं। जब पेशेंट को स्पंजिंग करा रहे हैं, तो ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करके निपल्स को दबा के और ब्रेस्ट को दबा के उनके सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स खुल जाए, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक डक्ट ब्लॉक रहेगी, वहां से दूध की नली नहीं खुलेगी, तो दूध भरता जाएगा। और एक तीसरा तरीका होता है कि जिनकी निपल्स बहुत ही ज्यादा इन्वर्टेड है, तो उसमें हम सिरिंजिंग करके एक प्रोसेस होता है जो हम करते भी हैं, हमारा स्टाफ भी करता है और हम पेशेंट को सिखाते भी हैं। और लास्ट में अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो निपल शील्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको अच्छे से स्टेरलाइज करिए, क्लीन करिए, और उसके थ्रू भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते मतलब इन्वर्टेड निपल वाली माँ अपना दूध पिला सकती है हैं। बच्चे बिल्कुल पिला सकती है, को, और पिलाना पिलाना ही चाहिए। है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप कुछ नहीं हो रहा है तो कटोरी में निकाल कर उसको पिलाइए। फॉर्मूला मिल्क आजकल बहुत ट्रेंड में है, जी आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहला तो माँ का दूध सर्वोत्तम दूध है, द बेस्ट। तो अगर माँ को दूध आ रहा है और अगर वो मेहनत, क्योंकि माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लेडीज बहुत फंसी होती है, टाके दुख रहे हैं, हाथ में वेलक्रो लगी हुई है, वो बच्चे को गोदी में ही नहीं लेती है। माँ का दूध बनने के लिए मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि दूध नहीं बनता है। आपको पहले दिन से डिलीवरी के बाद बच्चे को गोदी में लेना पड़ेगा, अपनी छाती से लगाना पड़ेगा, जिसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में केएमसी कहा जाता है, कंगारू मदर केयर, एज द वर्ड जस्टिफाइज। एक कंगारू, हमने सबने देखा है कि कंगारू का एक पाउच होता है और कैसे वो अपने बेबी को अंदर पाउच में रखता है। उसी तरीके से माँ को भी, और खास तौर से जो प्रीटर्म बच्चे हैं जो 37 वीक से कम के, उनको तो हम सिखाते ही हैं। बट नॉर्मली भी अगर माँ को, बच्चे को आप गोदी में लीजिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता स्किन है टू स्किन कांटेक्ट बहुत जरूरी है। और उससे इमोशनल बॉन्डिंग होती है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है, वो ममता जनरेट होती है और उससे दूध और ज्यादा बनता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि फॉर्मूला मिल्क कितना हाँ, अच्छा कितना राइट। गलत? तो ये सब प्रोसेस अगर पहले दिन से ही करा है, और इसमें माँ के दूध को स्टैब्लिश होने में 3 to 4 डेज लगते हैं। लेकिन पहले 2-3 दिन भी जो बच्चे की कैपेसिटी होती है, ऐसा बोलते हैं कि जो स्टमक की कैपेसिटी वो केवल 5 to 7 ml की होती है। तो जैसे अभी हमने पीले दूध की बात करी थी, तो वो बच्चे के लिए इनफ होता है, और जितना ज्यादा बच्चा चूसता जाएगा दूध बनता जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी माँ हॉस्पिटलाइज है, बच्चा ज्यादा बीमार है, ट्विंस बच्चे हैं, इनफ दूध नहीं बन रहा है, उम्र बहुत ज्यादा है और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो उस तरह के केसेस में हम फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि वो दूध नॉर्मल दूध से, हमारे ब्रेस्ट मिल्क से थोड़ा ज्यादा भारी पड़ता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क को देखें तो उसमें 300 से 400 न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, बीमारियों से भी राहत मिलती है। लेकिन जो फॉर्मूला मिल्क है उसमें केवल 30 to 40 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स द ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट, बट जरूरत पड़े तो हम टॉप फीड करा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमको स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और खास तौर से उसका डाइल्यूशन की बहुत गाढ़ा दूध ना बना दिया जाए जिससे बच्चे को पचे नहीं, भारी पड़े और वॉमिट ना। मेरा ये मानना है दोस्तों, आजकल फार्मूला फीड की अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है और लेडीज मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहते ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इसलिए वो लोग एक इजी ऑप्शन ले लेते हैं फार्मूला फीड के ऊपर। लेकिन हमको एज ए केयर गिवर मदर को और बच्चे को और उनके फैमिली को शुरू 5-7 दिन में इसको एनकरेज और सपोर्ट करना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। हाँ, कुछ लोग अगर काऊ का मिल्क बोलते हैं, गाय का दूध पिलाएं, वो बच्चे को पिलाना चाहिए। देखो बुक्स में तो हमने यही पढ़ा है कि काऊ मिल्क से एलर्जी होती है, ऐसा हम एमबीबीएस के टाइम से पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग का माँ का दूध ही प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो फॉर्मूला मिल्क मार्केट में अवेलेबल है। कई बार बच्चों को ग्रोथ स्पर्स आते हैं जिसमें उनको भूख ज्यादा लगती है और मे बी उस समय है ना माँ का दूध इनफ नहीं होता है, तो आप डब्बे में पढ़िए, एडिक्वेट डाइल्यूशन करके वो दूध पिलाइए, कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं, बेस्ट है। और गाय का दूध तो अवॉइड करना चाहिए 1 साल तक, ऐसा बोला जाता है। क्या फॉर्मूला मिल्क की जगह हम लोग डेयरी का शक्ति दूध पिला सकते हैं? पिला सकते हैं क्योंकि उसमें 4.5% फैट होता है और वो वाला दूध भी बच्चे को पचता है, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा पिलाने के बाद कि बच्चे को कैसा पच रहा है, तो ट्रायल टेस्ट से हम समझ पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है। कुछ कॉस्मेटिकली अवेयर फीमेल्स होती हैं, वो बोलती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के कारण भविष्य में उनके ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, लटक जाएंगे, उनकी फिगर पे असर पड़ेगा, ऐसा कुछ सच है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करते हैं तो छाती में दूध भरता है, दूध भरता है तो उससे थोड़ा साइज भी बड़ा होता है, एंगोजमेंट होता है। लेकिन एक बार आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टॉप करेंगे तो ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, और जैसे कि 6 to 8 वीक्स के बाद ही अगर आप मोबिलाइज हो जाते हैं और एक्सरसाइजेस चालू कर देते हैं तो डिलीवरी के बाद आप जल्दी ही शेप में आ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस सब का एग्जाम्पल है, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बॉडी को, अपने फिगर को वापस लाए और बहुत जल्दी ही ले आए। इसलिए हमको एक एक्टिव होके उस माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। पेसिफायर्स के बारे में आपको क्या बोलना है? पेसिफायर्स तो स्ट्रिक्टली हम नो ही बोलते हैं। पेसिफायर्स मतलब निप्पल्स, आर्टिफिशियल निप्पल्स जो हम बच्चे को मुंह में डालने के लिए दे देते हैं, उसको सूद करने के लिए, ताकि उसका एहसास हो, माँ के निप्पल का एहसास हो। बट ये सब चीजें बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ स्पेशल मसाज या स्पेशल सूप ऐसा कुछ होता है कि मसाज मतलब बॉडी मसाज की ब्रेस्ट मसाज? बॉडी मसाज और ब्रेस्ट मसाज दोनों, मतलब जैसे कि माँ को दूध ज्यादा आ सके, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वही है कि बच्चा निप्पल चूसेगा, और जितनी बार आप रेगुलर इंटरवल्स पे फीडिंग कराना जरूरी है। अगर 2 फीडिंग के बीच में 5-5, 6-6 घंटे का गैप हुआ तो दूध का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि 2 से 2.5 या 3 जो भी आपका इंटरवल सेट है उसमें आपको फीडिंग कराना है, ताकि उस टाइम वो दूध निकले और फिर नया दूध बने। तो ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। जिन माओ के 2 बच्चे होते हैं ट्विंस, उनको दूध कम आता है, ज्यादा आता है, बच्चों के लिए इनफ रहता है, एडिक्वेट रहता है? ट्विंस प्रेगनेंसीज में, ट्विंस डिलीवरी से तकलीफ आती है माँ को, क्योंकि 2 बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और ट्राई करना चाहिए जितना माँ का दूध पिला सके। लेकिन अगर माँ का दूध इनफ नहीं पड़ रहा है तो उस केस में हमको टॉप फीड चालू करना पड़ता है। कुछ फीमेल्स को अगर ब्रेस्ट में पहले कोई सर्जरी हुई है तो उनको दूध आने में कोई तकलीफ होती है? छोटे मोटा बायोप्सी है या लंप अगर हमने निकाला है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, आप बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो, दूध बनता है उसमें प्रॉपर। अगर किसी लेडी की दूसरी प्रेगनेंसी है, दूसरी डिलीवरी है, पहली प्रेगनेंसी में उसको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई तकलीफ नहीं हुई, तो ऐसा जरूरी है कि इस बार भी तकलीफ नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि माँ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। पहली बार क्या होता है जब माँ बनती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग का कोई अनुभव नहीं, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस्ड है और एक बच्चे की माँ है तो ऑब्वियसली अपने दूसरे न्यूबॉर्न को वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाती है, और वो ये सब स्ट्रेस आराम से हैंडल कर लेती है। अच्छा सपना, बर्पिंग क्या होता है और कितना कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, वो ना कराने से क्या नुकसान होता है? बर्पिंग करना मतलब बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पे थप्पी कराना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, और ये माँ को भी सिखाना जरूरी है, और माँ के साथ जो रिलेटिव साथ में रह रहे हो, खासतौर से फादर, उनको भी सिखाना जरूरी है जो उनके साथ 24 घंटे मौजूद है। बर्पिंग, जब भी बच्चा माँ की ब्रेस्ट से दूध पीता है तो बहुत सारी हवा भी सक कर लेता है जो पेट में जाके उसको कॉलिकी पेन करता है। इसलिए बच्चे को हम कंधे पे लेते हैं और थप्पी कराते हैं, और उसका जो पेट है वो कंधे से हम टच कराते हैं, ताकि वो प्रेशर से उसकी वो गैस पास हो, उससे दूध भी नीचे उतरेगा और रिगर्जिटेशन होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा।
मेनली बर्पिंग का जो फायदा है कि वो जब बच्चा दूध पीता है तो श्वास नली और अन्न नली आगे पीछे होते हैं। मैडम ने जो बोला रीगर्जिटेशन, मतलब दूध पेट में से बाहर आता है, बाहर आके कभी कभी सांस नली में चला जाता है तो बच्चा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS बोलते हैं, वो नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बर्पिंग करते हैं। सिंपल फंडामेंटल है, हर बार एवरी टाइम जब भी आप फीडिंग कराए, रात के 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, शाम के 4 बजे हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बर्पिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू कर सकते हैं डिलीवरी के बाद? नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हम जैसे ही बच्चे की नाल काटते हैं डिलीवरी के बाद, हम आइडियली हम लोग उसको ब्रेस्ट क्रॉल करा सकते हैं और बच्चा क्रॉल करके ब्रेस्ट तक पहुंचता भी है, बच्चा पहचानने लगता है माँ को, तो वो बेस्ट है कि विद इन 1 एक घंटा जो होता है, अब घंटे भर के अंदर ही हमको बच्चे को माँ की छाती से लगा देना चाहिए। और सीजेरियन डिलीवरी में भी स्टाफ नर्स हेल्प करती है और इसलिए ट्राई करना चाहिए कि जल्द से जल्द हम उसका ब्रेस्ट फीडिंग चालू करा दें। कुछ पुरानी फीमेल्स का ऐसा कहना है कि निप्पल को फीडिंग के कराने के पहले साफ करना चाहिए गर्म पानी से, सही है शायद गलत? डिलीवरी के बाद पहली बार अगर बहुत लंबा प्रोसेस डिलीवरी का है, बहुत ज्यादा पसीना हो रही है माँ, तो एक बार हम साफ करने का जरूर बोलते हैं। बाकी एक बार ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है तो हर बार साफ करने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस के बारे में कुछ बताएं, किस पोजीशन में माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? एक्चुअली इस बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं लैचिंग। लैचिंग एक वर्ड हम बार बार यूज करते हैं। लैचिंग का मतलब है कि बच्चे के मुंह में, बच्चे की माँ की ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो पोजीशन होती है जिससे माँ को मैक्सिमम ब्रेस्ट को मैक्सिमम स्टिमुलस मिले और ज्यादा दूध बने। अभी कई बार हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ निप्पल ही मुंह में लेके बैठा हुआ है, तो वो तो टोटली रॉन्ग है। इसलिए आप कोई भी पोजीशन में कराएं, कई बार बेबी को आप साइड से कराएं, सामने से कराएं, ऐसे पकड़ के कराएं, बहुत सारी पोजीशंस है, लेकिन माँ किस पोजीशन में कंफर्टेबल है वो अपने आप वो कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी बच्चे को छाती से लगाते हैं तो ब्रेस्ट में एक निप्पल का एरिया के आसपास एक ब्लैक एरिया होता है जिसको एरियोला हम बोलते हैं। एरियोला बोलते हैं, और वो उसका 80 to 85% भाग बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक एरियोला प्रेस नहीं होगा बच्चा के मुंह में दूध नहीं आएगा, और जब तक एरियोला प्रेस नहीं होगा माँ को स्टिमुलेशन भी नहीं होगा। नहीं तो निप्पल ही निप्पल अगर वो मुंह में चूसता रहेगा तो माँ को निप्पल सोर्स हो जाएंगे। इसलिए जो लेडीज को बार बार निप्पल सोर्स हो रहे हैं, हमको उसमें चेक करना पड़ता है कि हो सकता है कि उन पेशेंट्स में, मदर्स में लैचमेंट का इश्यू हो सकता है। जिसमें क्या होता है, बच्चा जब बार बार खाली निप्पल चूसता है तो दूध की जो ओपनिंग्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उसके कारण बाद में दूध पीछे जमना चालू हो जाता है और दूध बाहर नहीं आ पाता है, तो उसके कारण मदर को एंगोर्जमेंट होता है। बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, इसका मतलब क्या है, बच्चा भूखा है? नहीं, हमको सबसे पहले अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो हमको बच्चे का एक माइंड में टाइम टेबल भी रखना पड़ेगा कि उसने लास्ट कब फीडिंग करा है। अगर 2.5-3 घंटे हो गए तो ऑफकोर्स वो भूखा हो सकता है। जैसे मैंने कहा है कि 2 से 3 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। अगेन बच्चे ने कई बार वो गीला तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, पॉटी तो नहीं कर रखी है, तो हमको ये भी देखना है क्योंकि बच्चे का एक्सप्रेशन कुछ है नहीं ना, बच्चा मूव भी नहीं कर सकता है। शुरू के 3 महीने में उसका मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, तो बच्चे को हमको समझना पड़ेगा। अगर अभी थोड़ी देर पहले ही उसने दूध पिया है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कोई सुसु पॉटी का इशू है क्या, उसको ठंडी लग रही, क्या उसको गर्मी लग रही, और वेदर के हिसाब से हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरह का वेदर है और हमने उसको कहीं ज्यादा तो नहीं बांध दिया है। अगेन ये सब कुछ नहीं तो कई बार बच्चे को गोदी में लीजिए, रैटल्स बजाइए, झुंझुने बजाइए, तो उस तरह से भी हम बाहर घुमाइए। तो बच्चा रो रहा है इसका मतलब दूध मांग रहा है या दूध उसके मुंह में डालना इज रॉन्ग। किसी लेडी को अगर एक ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या वो दूध पिला सकती है उस साइड से? ब्रेस्ट में अगर ब्रेस्ट एंगोज्ड हो रही है बार बार और आप दूध पिला नहीं रहे या निकाल नहीं रहे तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज देखने में आती है। लेकिन उसमें भी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने का बोलते हैं, क्योंकि वो दूध हमको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो एंगोजमेंट की वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। और जो हमारा सवाल रहता है कि ये इन्फेक्शन से बच्चे को इन्फेक्शन होगा कि नहीं, तो ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर बच्चे का पेट भरा है तो जिस ब्रेस्ट में आप इन्फेक्शन है उसको आप कटोरी में निकाल के एक्सप्रेस करके आप निकाल दीजिए, लेकिन उसको खाली करना जरूरी है। और बच्चे को पिलाना है तो बिल्कुल पिला सकते हैं। अगर हमने इन्फेक्टेड वाले ब्रेस्ट को खाली नहीं किया तो वो उसमें पस हो सकता है, तो फिर इंसिडेंट ड्रेनेज करके वो पस निकालना पड़ेगा। कभी कभी हमारे यहाँ प्री मैच्योर बच्चे डिलीवर होते हैं 35-34 वीक्स पे, हाँ जी, तो वो दूध पी सकते हैं माँ का? बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें हमारे साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है, जिसमें अगर प्रीटर्म है तो बच्चे कई बार एनआईसीयूज में होते हैं और नियोनेटोलॉजिस्ट उनको असेस करते हैं और देखते हैं कि बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हुआ है कि नहीं। अगर बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हुआ है तो वो डेफिनेटली मदर को वहाँ बुलाते हैं कि आप आके ब्रेस्ट फीडिंग कराइए।
और अगर सकिंग रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुआ है तो वो यूटेंसिल्स या बर्तन भेजते हैं, बोलते हैं कि उसमें आप एक्सप्रेस करके वहां पे पहुंचाइए, एनआईसीयू तक पहुंचाइए। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो जितना जल्दी हो हमको चालू कर ही देना है, नहीं तो फिर बाद में दूध स्टैब्लिश होने में प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेस के कारण क्या दूध कम हो जाता है माँ का? स्ट्रेस के कारण दूध कम हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। और ओवरऑल हम बात करें तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना, और स्ट्रेस होता है क्योंकि बच्चे को बार बार फीडिंग कराना होता है, और खासतौर से जो रात की नींद है वो तो डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब इसलिए होगी कि कई बार बच्चा सुसु पॉटी के लिए भी रोता है, कई बार फीडिंग के लिए, और शुरू में तो ऑलमोस्ट 20 to 40 मिनट्स टाइम भी जाता है फीडिंग के लिए। तो ये प्रोसेस है तो हर महिला को, हर नई माँ को गुजरना है। इससे स्ट्रेस तो बॉडी में बढ़ता है क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, और इसमें सारे फैमिली मेंबर्स के साथ उनका केयर और सपोर्ट और उनका प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब दिन पे बच्चा सो रहा है तो माँ खुद भी आराम करेगा। आजकल मोबाइल के जमाने में मैं देखती हूँ कि बच्चा सो रहा है तो हम तुरंत मोबाइल लेके बैठते हैं, क्योंकि हमको उसकी बहुत ज्यादा आदत पड़ी गई, व्हाट्सएप है, फेसबुक से, या फिर हम अपने रिलेटिव से बात करें। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइट बंद करके जब वो सो रहा है तो आप भी सो जाइए, ताकि आपको आराम मिले, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि दूध बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छा पौष्टिक आहार और हाइड्रेशन, वाटर, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सही बोला आपने। बहुत सारी माताएं ऐसा मानती हैं कि अगर उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुली नहीं कराया तो वो सक्सेसफुल मदर नहीं है, जिसके कारण वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इमोशनल, फैमिली सपोर्ट और डॉक्टर्स के सपोर्ट के कारण मोस्टली सब लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन परसिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक बात मैं ऐड करूंगी, कई बार क्या होता है कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में, अगर बच्चा बार बार रोता है, कई बार कॉलिक की वजह से भी बच्चा रोता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि माँ को दूध कम आ रहा है, माँ को दूध कम आ रहा है, ऐसे हमको बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, माँ में एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है जो अपने आप में एक स्ट्रेस है, और उसकी वजह से और दूध नहीं बनता है। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि फैमिली का सपोर्ट और पॉजिटिविटी घर में ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, ये विचारधारा बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ही साइड से करानी चाहिए, दोनों साइड से करानी ब्रेस्ट चाहिए? फीडिंग दोनों ही साइड से कराना चाहिए। एक बार अगर लेफ्ट साइड से कराइए पिछली बार, तो नेक्स्ट टाइम आप राइट साइड से कराइए, ताकि दोनों ब्रेस्ट में मिल्क का फ्लो बना रहे। नहीं तो कई बार आगे जाके भविष्य में ब्रेस्ट का साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है, और फिर अगर जिस ब्रेस्ट से आप फीडिंग नहीं करा रहे तो फिर वहां पे फ्लो कम हो जाएगा। बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? बच्चे को 8 से 10 बार हम 2-2 घंटे के इंटरवल से बोलते हैं। रात को 12 से 5 के बीच में 2.5 से 3 घंटे का इंटरवल भी ले सकते हैं, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा हमको बच्चे को जगा के देखना पड़ेगा कि वो ठीक है, और उसको जगा के दूध पिलाना पड़ेगा। घड़ी से पिलाएंगे 2-2 घंटे पे, या डिमांड फीडिंग कराएंगे? देखिए, इसमें 2 चीज है। एक बार शुरू के 8-10 दिन तो जैसे मैंने पहले भी बताया था अपने आगे वीडियोस में कि माँ और बच्चे को एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, और शुरू में जो फीडिंग का इंटर पीरियड होता है वो 20 to 40 मिनट्स तक भी जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, एक ब्रेस्ट से कंप्लीट फीडिंग करानी है। क्योंकि जो शुरुआत का जो पतला दूध आता है उसको हम फोर मिल्क बोलते हैं, फोर मिल्क, जो बच्चे की प्यास को बुझाता है। और जो बाद का जो मिल्क आता है उसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं, वो गाढ़ा होता है और उसमें फैट कंटेंट होता है, जो बच्चे की भूख मिटाता है और बच्चे को पेट भरा होने का, सैटिस्फैक्शन का अनुभव देता है। तो इसी कंप्लीट ब्रेस्ट का फीडिंग कराना जरूरी है, और उसके बाद आप बच्चे को दूसरी छाती पे लगाइए। अगर बच्चे का पेट भर गया है तो बच्चा निपल छोड़ देता है। आप जबरदस्ती करके बच्चे के मुंह से निपल मत छोड़ाइए, और जो आखिरी का जो गाढ़ा दूध होता है वो आप निपल्स पे भी लगाइए, वो निपल सोरनेस और क्रैक से भी बचाता है। क्या बच्चे को कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स देने चाहिए अगर वो बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो? पुराने जमाने में तो ये सब कुछ नहीं दिया जाता था, पर आजकल मार्केट्स में बहुत सारा अवेलेबल है। हम विटामिन डी की बहुत ज्यादा बात करें तो बच्चे को धूप में रखना भी जरूरी है, और ऐसा बोलते हैं कि 1 साल तक विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं तो अच्छा है। चूंकि मोस्टली सारी माएँ विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, तो उनमें से जो विटामिन डी बच्चे को आएगा वो कम होगा, इसलिए देना चाहिए। अगर माँ का विटामिन डी लेवल बराबर है तो देने की जरूरत नहीं है। अभी इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे जैसे हस्बैंड्स का क्या रोल है ब्रेस्ट फीडिंग में? बहुत बड़ा रोल है आपका, और हम तो ये भी बोलते हैं कि मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि अब रोल आपका है। माँ फीडिंग कराएगी, आप बर्पिंग कराएंगे। अगर फादर बच्चे को बर्प करा रहे हैं, उनकी नैपी चेंज कर रहे हैं, तो बच्चे और फादर में बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल और बॉन्डिंग अटैचमेंट होता है, जो ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही एज अ हस्बैंड वाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। जैसे मैंने अभी बोला, पॉजिटिव एटमोस्फियर, दूध कम आ रहा है, दूध कम आ रहा है, ऐसी कोई बात ही मत करिए।
दूसरी चीज है कि बार बार उसको याद करके पानी पिलाना, उनको खाना देना या उसको लाने में हेल्प करना। तो छोटे छोटे काम है जिसमें अगर हेल्प करेंगे तो घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, स्ट्रेस कम होता है, उससे भी दूध बहुत अच्छा बनता है। डिलीवरी के बाद अकेली फीमेल ही माँ नहीं बनती, एक मेल भी बाप बनता है, तो दोनों के लिए चेंज होता है, दोनों को सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बच्चे को अगर दांत आ जाते हैं तो दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? दांत आ जाते हैं तो दूध पिलाना चाहिए। ओनली थिंग इज कि बच्चा कई बार निपल्स को काटने लगता है, जिसके कारण माँ को निपल क्रैक्स या निपल सोनेस होती है, तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ माएँ ऐसा बोलती हैं, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बाद दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, कितना सही कितना गलत? जैसे मैंने पहले भी बताया कि 6 महीने तक हमको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और 1 साल तक हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, जिसमें हम बाकी सब चीजें धीरे धीरे चालू करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है, और WHO तक बोलते हैं कि 2 इयर्स तक दूध पिला सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो, वर्क प्लेस है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। चलिए सपना, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस का हमने आंसर दे दिया, अब एक हम लोग समरी बोलते हैं। हमने जो हमारी प्रैक्टिस में देखा है, हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर जिनको ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही होती है, ओबीस पेशेंट होते हैं, या लंबे टाइम से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उन लोगों को यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग कम आती है, लेकिन उनको भी जैसा सपना ने बताया इमोशनल केयर और प्रॉपर सपोर्ट के साथ फीडिंग आ सकती है। हम लोगों का सबका एज ए सोसाइटी, एज केयर गिवर्स, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, पहला एम यही होना चाहिए कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करें। हर बार ब्रेस्ट फीडिंग कहीं भी कभी भी कैसे भी दे सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स सपना? मेरा वही रिमार्क है कि माँ का दूध अमृत के समान है और ये सर्वोत्तम दूध है, और ये बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और द बेस्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि किसी भी जगह, जैसे आपने बोला, कहीं पे भी और किसी भी समय बस ब्रेस्ट खोला और बच्चे को छाती से लगा दिया। ना हाथ धोना है, ना निप्पल साफ करना है, ना कटोरी साफ करने का झंझट है, ना चम्मच धोने का झंझट है, और बच्चे के लिए कंप्लीट फूड भी है। इसे ट्राई करिए कि पहले दिन से और पहले घंटे से, दर्द तो सबको होता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, सीजरियन में होता है, 1 हफ्ता सबको तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद अगर एक बार दूध स्टैब्लिश हो जाता है, मिल्क फ्लो स्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर लगभग तकलीफ नहीं आती। ब्रेस्ट फेड वाले बच्चे यूजुअली कम बीमार पड़ते हैं, और अगर बीमार पड़ते भी हैं तो उनकी बीमारी की सीरियसनेस कम होती है। इसी थॉट के साथ हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम लोगों को प्लीज DM कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।